सर, देश में आया राम गया राम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, आज वो डिफेक्शन को फैसिलिटेट करता है, इंजीनियर करता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ा, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना कोई इलेक्शन लड़ पाएगा, ना बाय इलेक्शन लड़ पाएगा। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने ये फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने का अभियान चल रहा है। सटीक संख्या तो बताना मुश्किल है, मगर मीडिया और सोशल मीडिया में ही चल रहा है कि राघव के 15 से 20 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। एक संख्या यह भी दी जा रही है कि 20 लाख फॉलोअर कम होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के कुल मिलाकर जितने फॉलोअर हैं, उन सभी से ज्यादा फॉलोअर्स राघव चड्ढा के हैं। इंस्टा से लेकर ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या को वोट में गिनने की मूर्खता अभी शुरू नहीं हुई है, और सोशल मीडिया को महत्व देने के बाद भी राजनीतिक दल फॉलोअर देखकर किसी को नेता नहीं बनाते हैं। राघव चड्ढा के 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 8 लाख फॉलोअर्स भी नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तो 5 लाख फॉलोअर्स भी नहीं हैं। अगर आपके पास कागज कलम है तो लिखकर अभी पर्स में रख लीजिए। इंस्टा के सारे यूजर राघव चड्ढा या किसी को फॉलो कर रहे होते और एक बार ईडी की नजर उन सभी यूजर पर पड़ जाती तो मुमकिन था कि सभी यूजर चुपचाप वहीं चले जाते जहां ईडी के केस के बाद सब जाते हैं। इसीलिए फॉलोअर्स की ताकत नहीं मानी जाती, ताकत ईडी की होती है। इंस्टा के यूजर अगर राघव चड्ढा को अनफॉलो कर जांच एजेंसियों या भारत की संस्थाओं के प्रति अपनी राय या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तब तो एक बात है, लेकिन क्या वे ऐसा कर रहे हैं? राघव चड्ढा से क्यों नाराज हैं? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि राघव को किस आधार पर इससे पहले पसंद कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कितने ही नेता जेल गए, कितने ही विधायकों के घर छापे पड़े, मुकदमे हुए, उनके फॉलोअर्स की संख्या तो राघव चड्ढा के आधी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कह दिया इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, मगर उनके फॉलोअर्स की संख्या राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की आधी भी नहीं। और इस बात को लेकर राघव चड्ढा की अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया से कोई सहानुभूति नहीं कि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के कई महीने तक जेल में रखा गया। उन्हें भी और संजय सिंह को भी राघव को ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाले, कई महीने जेल में रहने वाले संजय सिंह के फॉलोअर की संख्या इंस्टाग्राम पर 11 लाख ही है। संजय सिंह ने यूपी में पदयात्रा की, राज्यसभा में दमदार भाषण देते हैं, तो क्या संजय सिंह को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ गई? क्या फॉलोअर्स राघव चड्ढा से निकलकर संजय सिंह के पास आ गए? ऐसा नहीं हुआ। कोई भी नेता चाहे किसी भी दल का हो, जब जेल जाता है मानकर चलता है बाहर आने पर उसका जनाधार बढ़ जाएगा। और यहां एक नेता का जनाधार इसलिए बड़ा हो गया कि पिछले 2-3 साल से संघर्ष के नाम पर वो सलाह की राजनीति कर रहे थे। उनकी राजनीति में संघर्ष का स भी गायब था जब उनकी पार्टी के नेता जेलों में डाले जा रहे थे। यह पता नहीं चल रहा कि राघव को अनफॉलो करने वाले कहां जा रहे हैं। अगर अनफॉलो करना उनकी पॉलिटिक्स है, तो फिर क्या राघव के बाद इन 30 से 40 लाख फॉलोअर्स ने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी? किसी का तो नंबर बढ़ना चाहिए था। मनोज झा का भाषण कितना वायरल होता है, यूट्यूब में भी उनके भाषणों को खूब व्यूज मिलते हैं, मगर इंस्टाग्राम पर उनके केवल 555 फॉलोअर्स हैं। हो सकता है मनोज झा इंस्टाग्राम पर सक्रिय ना हो, मगर यह भी बताता है कि इंस्टा के फॉलोअर अगर राजनीतिक कारणों से राघव चड्ढा को फॉलो कर रहे थे, तब उन्होंने मनोज झा में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई?
मनोज झा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में अंग्रेजी अच्छी लिखते हैं, बोलते भी अच्छे हैं और कई सांसदों से बेहतर बोलते हैं। इसलिए राघव चड्ढा के अनफॉलो अभियान का एक मतलब यह भी है कि इंस्टा वाले भले राघव को ना समझ पाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव उन्हें ठीक से समझ रहे थे कि इंस्टा के फॉलोअर्स की संख्या उनकी राजनीति का आधार नहीं है। अनफॉलो इंस्टा के यूजर ने राघव को नहीं किया, एक तरह से राघव ने इंस्टा के यूजर से किनारा कर लिया। 136 दिनों तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी से भी ज्यादा फॉलोवर राघव चड्ढा के हैं। अनफॉलो अभियान से पहले की संख्या के आधार पर राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की संख्या राहुल गांधी से ज्यादा थी। राहुल गांधी को इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन फॉलो करते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पार्टी के 100 से अधिक सांसद हैं। राहुल गांधी बीजेपी के सामने चुनाव लड़ते हैं। राहुल भी जनता के अलग अलग वर्गों की बात करते हैं, नर्स से बातचीत करते हैं, होम डिलीवरी करने वालों से बात करने और उनके मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल करने वाले राहुल गांधी सबसे पहले थे। राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट बॉय बनकर वीडियो बनाया राहुल के बहुत बाद में, तब फिर राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की संख्या राहुल से ज्यादा क्यों है? क्या इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होने का कुछ मतलब नजर आता है? जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। दोस्तों, कैसे थी? इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल की जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते। राघव, आम आदमी पार्टी का यह रिएक्शन बता रहा है कि वह भी इंस्टाग्राम के अनफॉलो अभियान को नोटिस में लेने लगी है। इंस्टा किस तरह का पॉलिटिकल स्पेस है देखना चाहिए। तनाव रहित कूल दिखने का स्पेस माना जाता है। ट्विटर और फेसबुक के झगड़े से बचने के लिए लोग इंस्टा पर आते हैं, क्रिएटिव और जेंजी की तरह दिखने के लिए। कई लोग बहुत चालाकी से अपने रियल सेल्फ से एक अलग ही फेक सेल्फ का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अपने दोस्त से संबंध निभाएंगे नहीं, मगर दोस्ती पर गाने शेयर करेंगे। सबके बारे में ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन कई लोगों ने वहां कूल छवि बनाने के लिए यह सब तो किया ही है। आखिर इंस्टाग्राम पर हर नेता बदला बदला सा क्यों नजर आता है? इक्का दुक्का नेता हैं जो इंस्टाग्राम पर अलग सेल्फ के साथ नहीं आते, अलग परिचय का प्रदर्शन नहीं करते। मगर इस कैटेगरी में अमित शाह का अलग ही लेवल है। आपको दिख जाएगा उनके इंस्टाग्राम पर अमित शाह के 31.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। राघव चड्ढा के फॉलोअर्स के डबल से भी ज्यादा। अगर राघव चड्ढा सीए हैं तो अमित शाह बायोकेमिस्ट्री में बीएससी, और उनकी डिग्री को लेकर कोई विवाद भी नहीं। अमित शाह के पेज पर हमने देखा कहीं से भी बनावटीपन नहीं नजर आया। इंस्टा पर फॉलोअर्स पाने के लिए अमित शाह ने अपना कोई अन्य नहीं बनाया है, अदर सेल्फ नहीं क्रिएट किया, किसी तरह का अलग से ह्यूमन सेल्फ नहीं है। इंस्टा पर अलग से दिखने के लिए अमित शाह ने अहमदाबाद से कोई टेलर भी नहीं बुलाया है। शाम को वे टक्सीडो पहनकर डिनर पर जाते हुए नहीं दिखते, ना ही फैमिली टाइम दिखाने के लिए पोते के साथ स्विमिंग करते हैं।
अमित शाह के इंस्टा पेज पर आपको वही अमित शाह मिलेंगे जिन्हें देखकर कई लोगों को ख्याल आ जाता है कि जेल के बाद जमानत भी मुश्किल है। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर कई बार इंस्टा का कंटेंट अलग रखने की कोशिश की, अमित शाह ने कोई कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि बंगाल में उल्टा लटकाने का भाषण देते हैं और इंस्टा पर वैष्णो जन गा रहे हैं। कमल के निशान पर बटन दबाइए, 5 तारीख को सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करें। कोई पैटर्न खोजना मुश्किल है कि इंस्टा पर अमित शाह के 31.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राहुल गांधी के 13 मिलियन और राघव चड्ढा के 14 मिलियन। पीआर एजेंसी का आरोप किसी पर भी लग सकता है, लेकिन एक सवाल यहां यह बनता है कि राघव चड्ढा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में गए, भारत की सबसे अमीर पार्टी में, जिसके पास हजारों हजार करोड़ रुपए का चंदा है। अगर राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का अभियान चल रहा है तो उन्हें फॉलो करने का रिवर्स अभियान बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं चल रहा? बीजेपी का सोशल मीडिया जगत बहुत ही विशाल है, वह क्यों चुप बैठा है? वो चाहे तो एक दिन में राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की संख्या डबल कर सकता है। क्या बीजेपी के समर्थक अभी तक इसी में उलझे हैं कि राघव ने बीजेपी को गुंडों और अनपढ़ की पार्टी कहा? राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में जाने वाले हरभजन सिंह के इंस्टाग्राम पर 17.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन हरभजन सिंह के खिलाफ अनफॉलो अभियान वैसा नहीं चल रहा। 17,000 फॉलोअर ही कम हुए हैं। राघव जैसा घाटा नहीं हुआ। इससे आपको अनफॉलो करने वालों के बारे में क्या पता चलता है? क्या वे हरभजन से उम्मीद करते हैं कि आईपीएल खिलाड़ी की तरह किसी भी टीम में चले जाएं और राघव को टेस्ट प्लेयर की तरह केवल इंडिया की तरफ से खेलना चाहिए? वैसे भी 1 महीने के हिसाब से देखें तो अभी भी राघव चड्ढा को नेट लॉस नहीं हुआ है। 20 लाख फॉलोअर चले जाने के बाद भी 1.7 मिलियन फॉलोअर का सरप्लस उनके पास है। एक बात को लेकर क्लियर रहना चाहिए कि सोशल मीडिया में अनफॉलो का अभियान कोई नई घटना नहीं। 2014 के बाद कभी फिल्म, कभी कंपनी, कभी एक्टर, कभी पत्रकार, कभी नेता, कभी प्रोडक्ट, सबको अनफॉलो करने का अभियान चल चुका है और इससे भारत की राजनीति और जनता के बीच राजनीति की समझ को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। देखना यह चाहिए कि राघव चड्ढा किस तरह से सवाल उठाते हैं और उसे लेकर सोशल मीडिया में अपनी छवि बनाने लग जाते हैं। राज्यसभा जाने के बाद कौन से मुद्दे उठा रहे थे, बाद में उनके मुद्दे कैसे बदले, उनके मुद्दों को देखकर कई लोग कहने लगे कि लगता है ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो और अर्बन कंपनी ने अपना एक प्रतिनिधि संसद में भेज दिया है। 27 लाख वोटर का अधिकार छिन गया। क्या राघव चड्ढा उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। अगर लड़ेंगे तो जिस पार्टी में गए हैं वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे। बीजेपी को पश्चिम बंगाल के 27 लाख वोटर की लड़ाई लड़नी ही होती तो राघव चड्ढा का इंतजार नहीं करती। आज ही राहुल गांधी ने गार्गी कॉलेज की लड़कियों से बात की। थंबनेल है एबीवीपी गूंस आर नो मैच फॉर गार्गी गर्ल्स। राघव आम लोगों की बात करने का दावा करते हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर संसद में बात उठाते हैं, लेकिन क्या बीजेपी में रहते हुए गार्गी कॉलेज की घटना पर बोल पाएंगे? उन लड़कियों से बात कर पाएंगे जिन्होंने एबीवीपी के लड़कों को अपने कॉलेज से भगाया? क्या राघव चड्ढा गार्गी कॉलेज की लड़कियों की लड़ाई लड़ेंगे? उन्होंने भी कभी बीजेपी को गुंडों की पार्टी कहा था। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। यह कोई जवाब नहीं कि 7 लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या वो गलत हैं? इनमें से एक के खिलाफ 10 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा और सभी को पता है इस छापे के बाद बीजेपी में जाने का क्या मतलब होता है।
जब राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने पर वीडियो बयान जारी किया तब उन्हें इस बात का भी जवाब दे ही देना चाहिए था जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। जतिन आनंद की रिपोर्ट के बाद तो राघव चड्ढा को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। 4 साल पहले 5 अगस्त 2022 को राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, प्रस्ताव दिया कि सदन में दल बदल के लिए 2/3 नहीं 3/4 सदस्यों का साथ जरूरी कर दिया जाए और यह भी कहा कि अगर कोई सांसद दल बदलता है तो उस पर 6 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी जाए। अगर यह बिल पास हो गया होता तो राघव चड्ढा दल बदल नहीं कर पाते और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते। जाहिर है इतना बड़ा त्याग तो नहीं कर पाते। कम से कम इसकी खातिर उन्हें राज्यसभा से अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ऐसा कभी प्रस्ताव लाया था। देश के आम आदमी का जो मैंडेट था, जो हर शख्स हर मतदाता ईवीएम पे बटन दबाकर देता है, उस मैंडेट को चोरी करने का काम और पैसे से खरीदने का काम खास करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले कई सालों। इसलिए आज मजबूरन आम आदमी पार्टी को इस एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन करने के लिए कानून, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा भारत की संसद में। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार या तो पैसे से खरीदे जाते हैं विधायक सांसद, या कोई बड़े पद या मंत्री बनाने के लालच में बिक जाते हैं विधायक और सांसद, या फिर आजकल जो नया चल रहा है सीबीआई, ईडी नाम की तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर मुकदमे दर्ज कर कोएर्जन का प्रयोग कर धमका कर उन्हें मेंटली इन्फ्लुएंस कर डरा धमका कर विधायकों को और सांसदों को हॉर्स ट्रेड किया जाता है, उन्हें एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सारी जो लोकतंत्र के पाप हैं, इन पापों को समाप्त करने के लिए, इनका रोकथाम करने के लिए जो आज हम एक संशोधन बिल लाए हैं जो भारत के संविधान में संशोधन करता है। इतनी अच्छी बात करने वाले नेता ही दल बदल कर चले गए और ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कई बार होता है और ये कई दल के नेता आजकल करने लगे हैं। वे आइडिया मांगते हैं अपनी अलग छवि बनाने के लिए, सोशल मीडिया की टीम तो रख लेते हैं मगर पता नहीं चलता उससे क्या काम कराएं, इसलिए आइडिया मांगते हैं और कुछ अच्छी बात कर देते हैं। राज्यसभा में राघव के दूसरे सवालों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। राघव चड्ढा ने जुलाई 2022 से अप्रैल 2025 के बीच करीब 330 सवाल पूछे, जिनमें करीब 120 सवाल पंजाब को लेकर रहे। औद्योगिकरण, टेक्सटाइल पार्क, ग्रामीण विकास फंड, कपास की खेती के मुद्दे, हाईवे पर कंस्ट्रक्शन, पंजाब में कैंसर, चावल की खरीद में देरी, मोहाली में आईटी पार्क, पंजाब के जीएसटी कंपनसेशन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अगस्त 2025 से बदलाव आने लगा। राघव एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे, ट्रैफिक जाम, फ्री एआई टूल, पैटर्निटी लीव पर बात करने लग जाते हैं। नीतिगत सवालों से पॉपुलिस्ट मुद्दों की ओर मुड़ते हुए दिखाई देते हैं। पंजाब के मुद्दों पर भी बात करते हैं तो चावल की खरीद और जीएसटी कंपनसेशन की जगह महाराजा रणजीत सिंह के तख्त और गैंगस्टर के रिपैट्रिएशन, भगत सिंह को भारत रत्न देने जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। राघव स्पेशल मेंशन के तहत स्पीच देते हैं। राज्यसभा में इसकी एक खास प्रक्रिया है कि जिसके तहत कोई भी सदस्य जनहित के ऐसे मुद्दों को उठा सकता है जो कॉलिंग अटेंशन की कैटेगरी में नहीं आते। इसके लिए सभापति की अनुमति से 250 शब्दों का लिखित भाषण पढ़ा जाता है। स्पेशल मेंशन में पूछे गए सवालों को राघव चड्ढा ने क्लिप बनाकर सोशल मीडिया में डालना शुरू किया। कई नेता ऐसा करते हैं, संसद में अपने भाषण को अपने सोशल मीडिया पेज पर डालते हैं। राघव चड्ढा ने उनका इस्तेमाल थोड़ा स्मार्ट तरीके से किया, थंबनेल आकर्षक बनाए, भाषण छोटा था, सुना भी गया। राघव के स्पेशल मेंशन को व्यूज, लाइक्स मिलने लगे। आमतौर पर लोग इन्फ्लुएंसर से नेता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने नेता से इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की। राघव ने खुद को पॉजिटिव पॉलिटिक्स के नाम पर पॉलिटिक्स से ही दूर कर लिया। आरोप लगने लगा उन पर कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की लाइन से अलग हो रहे हैं और बीजेपी के प्रति नरम होते जा रहे हैं। जो राघव चड्ढा
जुलाई 2025 तक धान की खेती, फूड इंडस्ट्री, औद्योगिकरण पर सवाल कर रहे थे, जुलाई से दिसंबर 2025 तक पंजाब को लेकर खास तौर पर सिर्फ इक्का दुक्का सवाल ही करते हैं, जो खेलो इंडिया और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर है। हमसे आंकड़ों को गिनने में चूक हो सकती है, मगर मोटा मोटी ऐसा ही लगा। मार्च 2026 में राघव चड्ढा ने जरूर कौशल विकास योजना, पंचायती राज के फंड, किसानों की आय, सैनिटेशन कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल किए, मगर तब तक उन पर आरोप लगने लगे कि ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो उनकी निजी छवि के लिए फायदेमंद है। अब यह शोध का विषय है कि राघव चड्ढा ने स्पेशल मेंशन का रास्ता चुना या उन्हें यह रास्ता दिया गया। हम यह बताने में असमर्थ हैं कि स्पेशल मेंशन की छूट उन्हें ही ज्यादा मिली या दूसरे सांसदों को भी इसका लाभ मिला, पूरी तरह से दावा नहीं कर सकते। मगर मनोज झा के स्पेशल मेंशन का रिकॉर्ड थोड़ा सा चेक किया है। 2018 से लेकर 2024 के बीच राजद सांसद मनोज झा ने स्पेशल मेंशन के तहत 25 मामले उठाए। इनमें रोहिंग्या के मामले पर टिप्पणी है, एक भाषण इस पर है कि उच्च न्यायपालिका को समावेशी होना चाहिए, केंद्र की मीडिया एक्रीडेशन नीति में सुधार की मांग की, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की मांग की, बीड़ी बनाने वाली महिला मजदूरों की हालत पर सवाल उठाए, कश्मीर में प्रेस की सुरक्षा पर भाषण दिया, ऑनलाइन हेट स्पीच के रेगुलेशन पर भाषण है, एमबीबीएस और पीजी की सीटों में ओबीसी छात्रों के लिए सीट बढ़ाने की मांग की गई, डिजिटल पत्रकारों को पीआईबी एक्रीडेशन देने की मांग है, दिहाड़ी मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर मनोज झा ने बात की है। इंस्टाग्राम के यूजर किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब राजनीति में किसी को फॉलो करें तो इस तरह से थोड़ी मेहनत कर लें, फिर उन्हें बाद में ठेस नहीं पहुंचेगी। यह भी है कि एक पार्टी के भीतर क्या चल रहा होता है उस पर आप बाहर से राय नहीं बना सकते। हम नहीं जानते कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच क्या कुछ हुआ और किस तरफ से क्या हुआ। हम यह भी नहीं जानते कि राघव चड्ढा के खिलाफ कोई फाइल थी भी या नहीं। जो पब्लिक में मौजूद है उसी से हम कुछ ट्रेंड को देख सकते हैं कि अगर राघव चड्ढा 1 साल से बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे थे, तब आम आदमी पार्टी ने उन पर कार्रवाई करने में देरी क्यों की? कई महीनों तक चुप रहने के बाद अचानक उन पर आरोप लगाने लगी कि राघव जनहित की आड़ में राजनीति के बड़े सवालों को छोड़ने लगे हैं, मोदी सरकार पर निशाना नहीं साधते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब संसद में उनके काम पर सवाल उठने लगा तो राघव ने एक रील पोस्ट की जिसमें अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों की सूची दी। फास्ट कट एडिट से राघव ने अपनी सफाई पेश की कि मैं जनता के मुद्दे उठा रहा हूं, लेकिन इस बात का जवाब तब भी नहीं मिला कि जब विपक्ष सरकार को घेरता है राघव क्यों गायब नजर आते हैं। मार्च 2026 में जब टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया राघव चड्ढा ने उस पर दस्तखत नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसदों ने किया। संजय सिंह ने सामने आकर कहा कि आम आदमी पार्टी इस मोशन का समर्थन करेगी, उस पर राघव के दस्तखत क्यों नहीं थे। अप्रैल में जब पार्टी और राघव चड्ढा के बीच टकराव सामने आने लगा तो राघव ने अपनी सफाई में कहा, मुझे किसी ने कहा ही नहीं साइन करना है। 6 से 7 दूसरे सांसदों ने भी साइन नहीं किए, तो फिर मुझे इसके लिए दोषी क्यों ठहराया जा सकता है। अप्रैल की शुरुआत में जब राघव और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद सामने आने लगे और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, तब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने
इंडिया टुडे के अमित भारद्वाज से कहा कि राघव चड्डा सदन में पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा पर काम नहीं कर रहे थे। कोई भी दल चाहेगा सदन में बोलने के लिए जो समय मिलता है उस समय में पार्टी के डिप्टी लीडर पार्टी के मुख्य सवालों पर बात करेंगे, मगर राघव अपनी छवि बना रहे थे, अपनी रील के लिए पार्टी के रियल मुद्दों को ताक पर रख रहे थे। राघव चड्डा ने एक बयान जारी कर कहा है वे राजनीति में करियर बनाने नहीं आए। तब फिर उन्होंने एक पार्टी को छोड़ते हुए उससे मिली राज्यसभा की सदस्यता क्यों नहीं छोड़ दी? अगर वे राज्यसभा की सदस्यता छोड़ देते तब उनकी इस बात का कोई मतलब भी होता कि वे राजनीति में करियर बनाने नहीं आए। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। राघव चड्डा का बीजेपी में जाना कोई बड़ी घटना नहीं है। बड़ी घटना है बीजेपी का उनका अपनी पार्टी में स्वागत करना। जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वहां नेताओं की कमी नहीं, वो बीजेपी दूसरे दलों से नेता क्यों ला रही है? जिस बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजने में कई साल लग गए, उस बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र इतना अच्छा है कि राघव चड्डा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी चले गए, जिसे गुंडों की पार्टी कहा करते थे। बीजेपी उन्हें एक काम दे सकती है, हर दिन बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र की तारीफ में एक रील बनाने का काम दे दे। इंस्टा पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अमित शाह से भी ज्यादा हो जाएगी। राघव चड्डा को बताना चाहिए कि आज बीजेपी में कितने सांसदों ने आंतरिक लोकतंत्र के तहत सरकार से सवाल पूछे और गैस के सिलेंडर की कमी से लेकर महंगाई का सवाल उठाया, ताकि जो लोग बाहर से इस लोकतंत्र का तमाशा देख रहे हैं वो भी देख सकें कि आंतरिक लोकतंत्र होता कैसा है और उसमें राघव चड्डा नजर कैसे आते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।